हेल्थ ओपीडी के इस स्पेशल टेलीकास्ट में एक बार फिर आप सब लोग का स्वागत है। कहा जा रहा है कि कोरोना का जितना डर है उससे कहीं ज़्यादा डर जो है वो कोरोना को लेकर जो डर बना हुआ है लोगों में, वो कहीं बड़ा डर है। बल्कि कह सकते हैं कि जितना कोरोना से लोग बीमार हो रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा उसके डर को लेकर बीमार हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि अगर आप सही तरीके से वक़्त पर इलाज करें और इसे लेकर डरें नहीं बल्कि पॉज़िटिव रहें, तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार कोरोना से लड़ सकते हैं। आज हमारे इस स्पेशल शो में हमारे साथ एक ऐसे ही गेस्ट जुड़ रहे हैं जिन्हें कि 4 बार कोरोना हो चुका है, कोविड-19 हो चुका है और वो चारों बार इससे जीत कर आए हैं। साथ में हमारे डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर अनिल बंसल जुड़ रहे हैं जो कि सीनियर डॉक्टर हैं। मैं इन दोनों लोग को कनेक्ट करती हूँ। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका हेल्थ ओपीडी के इस स्पेशल टेलीकास्ट में। डॉक्टर नमस्कार, अनिल बंसल नमस्कार प्रियंका मैम। नमस्कार। नमस्कार। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ कि उन्होंने वक़्त निकाला, वो यहाँ पर आए। तो सबसे पहला जो मैं पूछना चाहूँगी, जो मेरे मन में क्यूरियोसिटी है, शायद किसी भी आदमी के मन में क्यूरियोसिटी होगी योगेंद्र जी, कि मैंने जब पता चला मुझे कि आपको 4 बार कोविड-19 हो चुका है पिछले 1 साल के दरमियान और चारों बार आप भगवान की कृपा से जो है आप उससे निकल आए हैं, लड़ चुके हैं। तो ये अपने आप में एक अलग तरह का उदाहरण है, बल्कि कह सकते हैं कि बहुत लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल साबित हो सकता है कि आप किस तरीके से इस बीमारी से लड़ सकते हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस कुछ इस बारे में बताएँ कि कैसे आपको पहली बार कब हुआ, फिर कैसा लगा और कैसे आप फाइट करके इससे बाहर निकल कर आए? देखिए मैम, मुझे फर्स्ट टाइम जब कोरोना हुआ था तो 9th ऑफ जून 2020 को मुझे हुआ था। जैसे सब लोग जो है प्रिकॉशन लेते हैं, मैं भी उसी तरह से प्रिकॉशन लेता था। इवन थोड़ा डरा हुआ भी था क्योंकि एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में सुना नहीं, और दिन पे दिन बहुत ज़्यादा न्यूज़ को देखता था तो बहुत डर लगता था। वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो चुका था हमारा, तो मैं सुबह-सुबह 6 बजे उठ के जाता था और ईज़ी डे पे अपना पूरा पैक होके 2 मास्क लगा के अपना पूरा पूरा मतलब जो भी होता है प्रिकॉशन लेके मैं अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल या मिल्क जो भी लेके आना होता है वो ग्रोसरी शॉप से लेके आता था और उसके बाद अपना बैठ जाता था। होता क्या था कि मैं अपने ऑफिस की कॉल पे बैठा हुआ था और मैं लिटरली बहुत थकान महसूस कर रहा था। मैं मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी से बोलता हूँ, तो उस दिन मैं नहीं बोल पा रहा था और मुझे लग रहा था कि शायद कुछ तो है। पर मैंने कहा चलो कोई नहीं, शायद थोड़ा-सा हेडेक है, क्योंकि मैं मोर कॉन्फिडेंट था कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सारे प्रिकॉशन लिए हुए हैं। तो फिर भी कोई नहीं, 1 दिन हुआ मैंने नॉर्मल जो क्रोसिन होती है वो ली, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, फिर 4th डे मुझे हल्की-सी कफ स्टार्ट हुआ, सूखा कफ। मैं सो रहा था, सुबह मैं उठा तो कफ मेरा बेबी भी करने लगा, मेरा सन जो है। मुझे थोड़ा-सा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो मैं अपने पास के हॉस्पिटल में गया। उन्होंने मुझे बोला कि हमारे यहाँ, क्योंकि उस वक़्त जो है किट इतनी अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने मुझे एक हॉस्पिटल का नाम दिया, आप उस हॉस्पिटल में जाइए। मैं वहाँ हॉस्पिटल में गया, मैंने अपना चेकअप कराया, तो डॉक्टर ने फिर वहाँ पे ओपीडी भी थी, तो उन्होंने मुझे देखकर बोला कि आपके सिम्पटम्स है कोरोना वाले, तो आप जाइए और अपने आप को जो है होम आइसोलेशन पे रख लेना, कल तक आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने जाके अपना रूम, जैसे उन्होंने मुझे गाइडलाइन थी उस टाइम की कोरोना की, वो मैंने ली। सिंगल रूम, वॉशरूम, अपने यूटेंसिल्स अलग किए, कपड़े, सब कुछ मैंने कमरे में अपने को लॉकडाउन किया। एंड मेरा जो है पॉजिटिव रिजल्ट आता है नेक्स्ट डे। मैं थोड़ा घबरा गया, बट क्योंकि कभी सुना नहीं था इस बीमारी के बारे में, पर मैंने कहा कोई नहीं, लड़ते हैं। तो 3-4 दिन मुझे प्रॉब्लम रही, जो मैंने होम आइसोलेशन प्लान लिया, जो है उस होम होम मैक्स का मेरा होम आइसोलेशन प्लान था। डॉक्टर आते थे, ऑनलाइन ओपीडी होती थी मेरी, मेरे को एक नर्स उन्होंने दी थी, अटेंडेंट जिन्हें बोलते हैं, वो मेरे वाइटल्स को देखते थे, भाई ऑक्सीजन लेवल कितना है और बीपी कितना है, टेम्परेचर कितना। मैं देखता गया और देखते देखते मेरे 15 दिन निकल गया और मैं बिल्कुल फिट हो गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। आई एम वेरी शॉक्ड कि मैं, और द टच वुड ये कि मेरे घर में किसी को भी नहीं हुआ मेरी वजह से, क्योंकि मैंने अपने आप को खुद गाइड किया, मैंने अपने आप को खुद देखा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, उसको ज्यादा टाइम ना लेते हुए, और टच वुड मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं 15 दिन बाद फिर मैंने अपना टेस्ट कराया और मैं नेगेटिव था, रैपिड टेस्ट जो होता है, देन उसके बाद बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ पर ये आपको इस बात को ऐड करना चाहूंगी कि आपने जो भी बताया कि मेरी प्रिकॉशन की वजह से मेरे घर में किसी को नहीं हुआ, ये बहुत ही कमेंडेबल बात है, बहुत ही मतलब तारीफ के लायक बात है कि आपके घर में बाकी लोगों तक जो है स्प्रेड नहीं हुआ। मैं मेरे मन में एक सवाल आ रहा है आपसे बातचीत करते हुए, जो कि मैं डॉक्टर अनिल बंसल साहब से पूछना चाहूंगी कि सर, जिस तरह से इन्होंने बताया है, हालांकि हम इनके जो दोबारा तीसरी बार चौथी बार इनको जो कोविड हुआ उसका एक्सपीरियंस भी सुनेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इससे पहले कभी आपके मन में ऐसा, आपके सामने कोई ऐसा केस आया था जिसमें कि किसी एक पेशेंट को 4
4 बार तक हो चुका है। कैसा लग रहा है आपको ये इस केस के बारे में जानकर या सुनकर? नहीं देखिए, ये 4 बार वाला केस तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। लेकिन कोरोना जो है एक नया वायरस है और इसके बारे में बड़ी रिसर्च चल रही है। कोई भी डेफिनेटली नहीं कह सकता कि ये क्या करेगा, किस तरह से होगा, क्योंकि इसमें म्यूटेशन बहुत जल्दी होते हैं। कोरोना वायरस जो है म्यूटेशन कर लेता है और अगला वायरस पहले से डिफरेंट होता है। तो अगर किसी को एक बार कोरोना हो गया तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि उसको दोबारा नहीं होगा, क्योंकि दूसरा वेरिएंट आ रहा है और वो भी कर सकता है, फिर तीसरा वेरिएंट आ रहा है। जैसे अब कही जा रहा है कि थर्ड वेव आएगी, तो थर्ड वेव में हो सकता है कोई नया वायरस इसी से मिलते जुलता बन के आए और 3 बार भी 4 बार भी हो सकता है। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ आपको 1 मिनट के लिए कि ये जो कोरोना हमारे देश में कहा गया कि मार्च 2020 में आया, जबकि गलत है। मेरे को कोरोना जनवरी के फर्स्ट वीक में 2020 में मेरी फैमिली के साथ हुआ, जब चाइना के अंदर बहुत तेजी से फैला हुआ था। हमारे कुछ रिलेटिव जो अमेरिका में रहते थे, वो चाइना से घूम के हमारे घर में आए और 10-15 दिन हम इकट्ठे रहे और एक एक करके सबको बुखार हुआ। सर्दियों के अंदर ठंड लगी, खांसी जुकाम, और मैंने तो अपने टेस्ट भी कराए, ब्लड कल्चर वगैरह भी कराए, क्योंकि उस टाइम कोरोना नहीं होता था, तो किसी को नहीं पता था कि कोरोना क्या है। और हम अपना सिंपल ट्रीटमेंट जो वायरल में होता है, पैरासीटामोल बुखार के लिए ले लिया, एंटी एलर्जिक जुकाम खांसी के लिए ले ली, एंटीबायोटिक मैंने नहीं ली। मेरे बेटे को भी हुआ, उसने एंटीबायोटिक जरूर ली। बाकी फैमिली में हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लिया और सब करीब 15 दिन में ठीक हो गए और वो रिलेटिव अमेरिका चले गए। तब तक किसी को नहीं पता था कि कोरोना क्या चीज़ है। मार्च में हमारे देश में लॉकडाउन हुआ, तब उससे पता लगा और टेस्टिंग होनी शुरू हुई। तब मुझे लगा कि हमें तो कोरोना हो चुका है, क्योंकि मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो मुझे पता था कि सिम्टम्स वही अब दोबारा नहीं होगा। तो मैं अपना काम भी करता रहा, लॉकडाउन के बाद भी, लॉकडाउन के टाइम पे भी पेशेंट को देखना, क्लिनिक में जाना। नवंबर में दोबारा मुझे कोरोना हुआ, वही बुखार के सिम्टम्स वगैरह आए। मुझे लगता था कि मुझे नहीं होगा। मैंने 5 दिन के बाद टेस्ट करवाया तो कोरोना पॉजिटिव था, मुझको भी, मेरी वाइफ को भी और मेरे बेटे को भी, जो कि डॉक्टर हैं। हम तीनों ने क्वारंटीन किया, घर में रहे और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लिया, कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं लिया। हाँ, मैं क्योंकि डायबिटिक हूँ, पार्किंसन है मेरे, और आईबीएस और कई बीमारियाँ थी, तो मैंने एचआरसीटी कराया, जिसमें हल्का सा इन्फेक्शन मेरे लंग्स में आया। तो मैंने अपने एक फिजिशियन से, जो चेस्ट स्पेशलिस्ट थे, उनसे बात की। उन्होंने मुझे स्टेरॉयड कहा कि आप ले लीजिए, बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लीजिए और ठीक हो जाएंगे। मैंने वो दवाई और घर में रह के आराम करके सिंपल ट्रीटमेंट लिया। कोई मैंने एंटीवायरल दवाई नहीं ली, कोई ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ भाप ली, गरारे किए और दवाइयाँ खाई और मैं 15 दिन के बाद ठीक हो गया। ठीक होने के बाद मैंने फरवरी में इंजेक्शन भी लगवा लिया, सेकेंड डोज भी लगवा ली। अब ये थर्ड वेव जो आई है, इसमें भी मुझे पिछले हफ्ते लगा कि कुछ हल्का सा खांसी जुकाम हुआ है, बहुत हल्का सा था। वाइफ को भी, बेटे को भी लगा, लेकिन हम 7-8 दिन में तीनों के तीनों ठीक हो गए। इस बार हमने टेस्ट नहीं कराया, लेकिन लगता यही है कि शायद कोरोना हुआ, लेकिन क्योंकि हमें वैक्सीनेशन लग चुका था और 2 बार हो चुका था, तो वो निकल गया और हम उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच गए। जी। सर, आपके एक्सपीरियंस से भी एक बहुत पॉजिटिव नोट जो है लोगों को, या पॉजिटिव एक मैसेज जा रहा है कि किस तरीके से आप घर में ही सही ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं। मैं वापस लौटती हूँ योगेंद्र जी की तरफ और मैं इनसे पूछूंगी कि जब इनको ये पहली बार हुआ और उन्होंने बताया कि ये पूरी तरीके से इससे निकल गए, तो दूसरी बार आपको कब हुआ और तीसरी बार अगर आप थोड़ा नटशेल में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बता दें, और किस तरह से कोई चेंज भी लगा आपको क्या हर बार, या सब हर बार लक्षण एक जैसे थे, आपकी जो बॉडी पे जो असर था वो एक जैसा था, या कुछ चेंजेस भी लगे आपको हर बार के स्ट्रेन में? नहीं मैम, जब मुझे फर्स्ट टाइम कोरोना हुआ था उस टाइम पे मुझे फीवर नहीं था। जब मुझे सेकंड टाइम कोरोना हुआ था तो उस टाइम पे क्या था कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ, क्योंकि मुझे जो सेकंड टाइम हुआ था वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हुआ था और मैं तब तक इतना ज़्यादा पेंडेमिक सिचुएशन भी नहीं थी, सब लोग नॉर्मल हो चुके थे। तो मैं प्रिकॉशन लेके गया गाड़ी से चंडीगढ़ की तरफ। वहाँ पे चंडीगढ़ में मैं एक गेस्ट हाउस में रुका और उस गेस्ट हाउस में मेरे से 2 दिन पहले कोई सस्पेक्टेड था जो कोरोना था, वो उस पे रुके थे सेम रूम में। मैं और मेरा फ्रेंड दोनों उस रूम में रुके। हम 2 दिन वहाँ घूमे फिरे, अच्छे से रहे। उसके बाद जब हम आ रहे थे तो आते वक्त मुझे थोड़ा थकान हुआ, बट फीवर हो गया था। इस बार खांसी नहीं थी। अब जब फीवर हुआ तो मैं घर आया और घर आने के बाद मेरा फ्रेंड भी था, वो भी घर आया। अब क्या हुआ कि मेरे को 3 दिन फीवर रहा
मैंने वही क्रोसिन ली। उसके बाद मैं हॉस्पिटल चला गया, हमारे यहीं पे एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में उन्होंने 4 दिन नोट किया, उन्होंने भी अपना जो दवाइयाँ होती हैं नॉर्मल, वो सब टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट, वो सब नॉर्मल थे। थोड़ा ईएसआर बढ़ा हुआ था, जो कि होता है इस केस में, इन्फेक्शन। उन्होंने को सस्पेक्ट हुआ, उन्होंने कहा हम आपका कोविड टेस्ट कराना चाहते हैं। मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस में था कि मुझे एक बार हो चुका है, अब दूसरी बार होगा नहीं, जैसा कि लोग समझते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैं इसलिए भी क्योंकि मैं पूरा मास्क लगा के गया हुआ था, बट मुझे ये नहीं पता थी कि मैं जिस रूम में रुक रहा हूँ वो तो सैनिटाइज नहीं है, उसकी बैकग्राउंड मुझे नहीं पता, कल तक कौन था उसमें नहीं था, और बहुत नीट एंड क्लीन लग रहा था। तो उसके बाद मैं हॉस्पिटल में गया, उन्होंने मेरा अगेन वही टेस्ट कराया और मैं पॉजिटिव निकला। फिर मैं थोड़ा सेट जरूर हुआ, बट मैं फिर भी नहीं आया। मैं कहा नहीं, बुखार है, कुछ नहीं है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि हम आपको हॉस्पिटल में नहीं रख सकते, क्योंकि ये छोटा सा नर्सिंग होम है, आपको हमें कहीं शिफ्ट करना होगा। तो उन्होंने मुझे अपने गेस्ट हाउस में रखा। मैं वहाँ रहा। इस बार का जो कोरोना था वो थोड़ा टाइम लिया उसने मुझे। इस बार 15 दिन नहीं, वो 22-23 दिन तक खिंच गया, क्योंकि जब मेरी रिपोर्ट आ रही थी मेरे को फीवर रहा 11 दिन तक। उसके बाद मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक था, बस हल्की सी थकान थी। तो सर ने रिपीट कराया, रिपीट कराने के बाद भी मेरा टेस्ट जो है पॉजिटिव था। तो सर ने कहा आपको हमें फेबी फ्लू पे ले जाना होगा। ठीक है सर, फेबी फ्लू पे आप मुझे रखिए। वही 22 दिन के बाद मैं बिल्कुल फिट था और मेरा कोरोना नेगेटिव था, और मैं फिर कोरोना से जीत गया। और बट यही था कि मैंने अपने आप को काफ़ी हेल्दी रखा। और मैंने सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, मैंने न्यूज़ से अपने आप को बिल्कुल दूर कर लिया, जो कि मैंने आज भी किया हुआ है। कुछ न्यूज़ चैनल, कुछ सोशल मीडिया बहुत डराते हैं, हमें डरना नहीं है। मैंने अपने आप को बिल्कुल अच्छा रखा, मैंने योगा किया, अच्छी-अच्छी मूवी देखी, ऑलमोस्ट अमेज़न की सारी बढ़िया मूवी मैंने देख ली, नेटफ्लिक्स की मैंने सारी मूवी देखी, और बीच से मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से एन्जॉय किया, हेल्दी फ्रूट्स खाए, और मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। तो मैं बिल्कुल ठीक था, इसके यही था मेरा। और फिर मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा 3 दिन बाद, मैं यार मेरा पॉजिटिव आ गया, कहता है यार मुझे भी कुछ हो रहा है। एंड जब वो चेक कराने गए तो वो भी पॉजिटिव थे। बट इस बार ये था कि मेरी फैमिली भी पॉजिटिव थी। मेरी वाइफ जो थे उनका टेस्ट जा चुका था, मेरी मम्मा पॉजिटिव थी, वो अस्थमा की पेशेंट है, मेरी सिस्टर पॉजिटिव थी, मेरे पापा नहीं थे, और बच्चे दोनों मेरे छोटे हैं। तो वो 4 साल की गुड़िया, लड़का है, 2 साल की मेरी गुड़िया है, तो वो बता नहीं सकते थे। तो मैं ये सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि वाइफ थी वो पॉजिटिव थी। मम्मी ने चेक नहीं कराया था, डॉक्टर ने कहा जरूरत नहीं है। ठीक है, सिस्टर ने नहीं कराया, बट उनके सेंट मतलब पूरा स्मेल और टेस्ट उनका जा चुका था। तो दूसरी बार मेरी फैमिली थोड़ा सा हुई थी, और मैं काफ़ी डर गया था उस फैमिली को लेकर। मैं खुद फिट था, बट थोड़ा सा फैमिली को लेकर टेंशन जैसे होती है। बट टच वुड मेरा वो टाइम भी बहुत अच्छे से निकल गया, और मैं 22 दिन बाद बिल्कुल ठीक हो गया। योगेंद्र, मैं एक आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब से मैं एक सवाल पूछूं। इन्होंने, योगेंद्र ने एक अभी बात कही, इन्होंने कहा कि आप, इस बीच मैंने खुद को न्यूज़ चैनल से, अखबारों से, सोशल मीडिया से कट कर लिया, और मैंने थोड़ा सा अपने आप को जो पॉजिटिव या लाइटर चीज़ें थी उनसे कनेक्ट किया। सर, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि आज की डेट में जो सोशल मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स हैं, वो हमारे को अवेयर करने के लिए, अप टू डेट रखने के लिए, जो सही जानकारी है वो दिलाने के लिए उनके साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि आज की तारीख में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इंटरनेट और गूगल, टेलीविज़न सब कुछ आ गए हैं, तो आप बिल्कुल तो बंद नहीं कर सकते, और ना ही करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे आजकल हमारे न्यूज़ चैनल घबरा देते हैं, बात को बहुत घुमा के बढ़ा के बोलते हैं, जिससे लोग घबराते हैं। आज भी आप देखेंगे कोरोना के बारे में इतनी चीज़ें आती हैं व्हाट्सएप पर, लोग उनको देख के घबरा रहे हैं और चिंता कर रहे हैं। कोरोना एक सिंपल वायरस की तरह से है, और 90% लोगों में ये अपने आप ठीक होकर निकल जाता है। 5 to 10% व्यक्ति ऐसे हैं जिनके अंदर ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन करता है। उनमें वो लोग हैं जिनकी कोई ना कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीमारी है, या किसी न किसी वजह से वीक हैं, या छोटे बच्चे जिनकी रेजिस्टेंस पावर कम होती है। तो उन लोगों को ये चीज़ तंग कर सकती है या कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। उसका भी अगर समय रहते इलाज कराया जाए, चेकिंग करा ली जाए। जैसे कोरोना का जो रिसर्च से पता लगा, शुरू में ये नहीं पता था किसी को कि कोरोना से हमारे लंग्स में इन्फेक्शन होता है। शुरू में तो हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और बाकी एंटीवायरल दवाइयाँ बहुत दे रहे थे, लेकिन बाद में देखा गया कि इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लंग्स के अंदर ही इन्वॉल्व हो रहा है। अगर हम एयर ऑक्सीजन का अपना लेवल चेक करते रहें और हमें लगे कि हमारा ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर है, तो घबराएं नहीं, घर के अंदर रह के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, तो आपको उससे आराम होगा
और आप ठीक रह सकते हैं। चिंता जो होती है, घबराहट जो होती है, वो और कई चीज़ों को जन्म देती है। जैसे एक आम आदमी जिसको कोरोना हो गया, अगर वो उसी में घबराएगा तो उसको एंग्जाइटी प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, या उसकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो सकती है, क्योंकि डायबिटीज़ में अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेस कंडीशन ये बढ़ जाती है या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को आपने मैनेज करना है और घबराना कभी भी नहीं है, क्योंकि अगर घबरा गए आप, जो इस टाइम सेकेंड वेव के अंदर जो डेथ हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि सब घबरा रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म हो गई, बेड मिलेगा नहीं। कोरोना का नाम सुनते ही लोग अस्पताल में भाग रहे हैं, अस्पताल में बेड नहीं है। अगर वहाँ एडमिट हो भी गए तो वो इतने ज़्यादा पेशेंट हैं कि स्टाफ उनको देख ही नहीं पा रहा, उनको चेक ही नहीं कर पा रहा। तो जो सिंपल लोग हैं, जिनको सिंपल वायरस था, अगर वो एडमिट हो गए तो उनको नुकसान हो रहा है बजाय फ़ायदा होने के। तो जैसे यादव जी ने, योगेंद्र जी ने कहा, इसमें घबराना नहीं चाहिए और उसका मुकाबला करें, फेस करें, तो आप जरूर जीत कर निकलेंगे, 100% निकलेंगे। जी। तो योगेंद्र जी, आप ये बताइए कि आपने दूसरी बार का भी एक्सपीरियंस बताया और आपने बताया कि इस बार थोड़ा जो आपका प्रॉब्लम थी या बीमारी थी वो लंबी चली। तीसरी और चौथी बार का एक्सपीरियंस आप ज़रूर शेयर करें, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जब 2 बार हो गया, तीसरी बार और चौथी बार हो, तो कहीं न कहीं एक हौसला जो है वो कम होता नज़र आता है कि ऐसा लगने लगता है कि ये बार-बार हो रहा है, पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अंदर में इम्यूनिटी में कुछ प्रॉब्लम है या मेरे कुछ लाइफ़स्टाइल में प्रॉब्लम है। तो ऐसी कोई चीज़ आपको महसूस हुई या फिर उस जो फ़ेज़ आया तो उससे आपने फिर कैसे फाइट किया? देखिए मैम, मेरी अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होती तो शायद मैं फर्स्ट या सेकंड बार में ही इसको नहीं खेल पाता, और मुझे लगा कि मुझे ये, अब सच बताऊँ तो थर्ड बार में बहुत नॉर्मल वायरल लगा और मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि ये ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा डेंजर है, मुझे खुश रहना है। और मेरे को जो लर्निंग मिली, मैंने फर्स्ट टाइम जब मुझे हुआ था मैंने तब से योगा स्टार्ट किया, और फिर योगा मेरी लाइफ का एक रूटीन बन गया। और जब मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है मैं ज़्यादा योगा करता हूँ। जैसे कि मुझे अगर कभी लगा कि मेरे ब्रीथिंग इशू हो रही है तो मैं ओम विलोम या प्राणायाम, इस तरह के कपाल भारती, ये योगा करता रहता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं था और मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था कि ये आ चुका है। और अगर मैं, जैसा सर ने मुझे बताया, क्योंकि मैंने प्लाज्मा भी डोनेट किया था, तो मैं 2 बार प्लाज्मा डोनेट कर चुका हूँ। और मैं बोलना चाहूँगा आपके थ्रू, जो मेरे भाई अभी नेगेटिव हो चुके हैं वो प्लाज्मा डोनेट करें। आई डोंट नो कि प्लाज्मा कितना यूज़फुल है, बट यस, कुछ तो उससे फ़ायदा होता ही होगा जो हमारी मेडिकल साइंस उसको यूज़ कर रही है। तो जब मैंने सेकंड टाइम प्लाज्मा यूज़ किया था तो जो पेशेंट था वो 28 साल का था। ही इज़ टोटली फाइन, बिल्कुल ठीक था वो, बिल्कुल ठीक था। अब सडनली क्या हुआ कि वो घबराने लगा और उसका शुगर लेवल बढ़ गया और वो किल हो गया, मतलब उसकी डेथ हो गई विदिन 24 आवर्स। उससे मुझे पता लगा कि नहीं, मुझे घबराना नहीं, क्योंकि मैं तब तक नहीं घबराऊंगा जब तक मैं मुझे लगेगा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और 2 बार में मुझे पता लग चुका था कि कोरोना से अगर हम हेल्दी फूड खाएँगे, अपने आप को हेल्दी रखेंगे, और जो जैसा कि गाइडलाइन दी हुई है डॉक्टरों ने, अगर हम उसको फ़ॉलो करेंगे, तो मैं बच पाऊँगा। और मैंने वही फ़ॉलो किया। तो जब मुझे तीसरी बार हुआ, ये बात थी जनवरी की। जनवरी की बात थी, मैं शादी में गया, और शादी में जाने के बाद मुझे वहाँ पे भी मैंने पूरा प्रिकॉशन लिया था, बट हो सकता है कि शायद मैंने खाना खाया हो तो उस वक़्त मैं मास्क नहीं लगा सकता, मैंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की होगी, बट फिर भी वो कहीं न कहीं से मुझे जनवरी में कोरोना लगा और मैं जनवरी में फिर पॉज़िटिव हुआ। और जब मैं जनवरी में पॉज़िटिव हुआ तो बहुत हल्के से लक्षण थे, बहुत हल्के से, बट मैं समझ चुका था, क्योंकि अब तक मुझे मेरी लाइफ में पिछले 1.5 साल में इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं। मैं 36 एज मेरी एज है, तो 36 तक मुझे आज तक कभी हुआ ही नहीं, और जब सडनली ये हो रहा है तो मैं समझ चुका था कि ये कोरोना है। तो मैंने जब कराया, वो मेरा पॉजिटिव था, मैं घर पे रहा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने 15 दिन वही अपने को जो लाइन थी, बट ये था कि मुझे कहीं न कहीं ये डर था कि मैं इतनी ज़्यादा, जो क्योंकि एज़िथ्रोमाइसिन मुझे हर बार लेनी पड़ी, और उससे थोड़ा-सा डर था। फेबिफ्लू एक बार चला, सेकंड टाइम मुझे फेबिफ्लू के लिए डॉक्टर्स ने मना किया। तो मैं जनवरी में वही मैंने 15 दिन अपना जो है किया, और मैं 15 दिन के बाद नेगेटिव हो गया। तो ये मेरा थर्ड टाइम का था। अब मैं फोर्थ टाइम की अगर बात करता हूँ तो 19 तारीख को मैं कुछ दिन पहले ऑफिस गया था। ऑफिस में जब मैं गया तो हमने सोचा फ्रेंड्स ने कि ऑफिस के नीचे कुछ खा लेते हैं, तो हम वहाँ पे डिनर करने चले गए। डिनर करने के बाद हम अपने घर गए। मेरे कुछ दोस्तों को फीवर हुए, मैंने कहा पता नहीं नॉर्मल है, ऐसा कुछ था नहीं। तो क्या हुआ कि मेरे को 13th ऑफ यस 13th ऑफ अप्रैल से मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब होनी स्टार्ट हो गई। बट मैंने अपना वही, जैसा सर ने बताया, गार्गल करना, स्टीम लेना, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेना,
वो मैंने स्टार्ट कर दिया और वो चलता रहा 20th को मैं अपने घर के नीचे बैठा हुआ था। मुझे बैठे-बैठे मेरा साँस फूलने लगा। मुझे लगा कि शायद मैंने मास्क पहना हुआ है, मैंने मास्क नीचे किया, मुझे बहुत थकान हुई। मैं गया, मैंने जाके अपना मैं नॉर्मल जो है केरोसीन ली और मैं सो गया। 5 बजे मैं उठा, जब मैं उठा तो मैं देख रहा था कि मैं साँस नहीं ले पा रहा था और मेरे शरीर से पसीने आ रहे थे। मेरे को बड़ा अजीब-सा लगा, मैं बहुत ये आज तक कभी नहीं हुआ था। मैं उठा, मैं उठने के बाद छत पे गया, छत पे जाने के बाद मैं टहला, मेरा साँस फूलने लगा। मैंने ऑक्सीमीटर लगाया, मेरा जो पल्स ऑक्सी आ रहा था वो 92 था। मुझे लगा ये कोरोना ही है। मैंने अपने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बोला, "आपको क्या सिम्पटम है?" मैंने कहा, "सर मुझे चेस्ट में भारी है, मेरे को स्वेटिंग हो रही है और मेरे दोनों हाथों की फिंगर्स सुन्न होती जा रही है। मतलब लग रहा है कि कुछ सुन्न हो रही है और कोहनी की तरफ दर्द है।" डॉक्टर ने मुझे बोला, "ये कार्डियो भी हो सकता है, हम इसे कोरोना नहीं बोलेंगे। ये आपको शायद अटैक भी पड़ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है।" तो मैंने कहा, "सर मैं किस किस हॉस्पिटल में जाऊँ?" और मेरा क्योंकि सिचुएशन इतनी खराब थी कि मैं खुद भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था, जैसा डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर साहब ने भी बताया। तो मैंने कहा, "सर मैं क्या करूँ?" तो डॉक्टर ने कहा, "आप उल्टे लेट जाइए।" और जैसा आजकल चल रहा है मैंने वो सब कुछ किया। उसके बाद मैं योगा करने लगा। मैंने वही अपना योगा ध्यान दिया। मैम आप बिलीव नहीं करेंगे 15 मिनट के बाद मेरे ऑक्सीजन लेवल 96 था एंड टच वुड उसके बाद वो बढ़ा ही है, कभी कम ही हुआ। बट कंडीशन बहुत ज़्यादा थी। मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने मेरी मेडिसिन स्टार्ट की, इस बार थोड़ी ज़्यादा मेडिसिन थी। उसके साथ-साथ आयुर्वेदिक भी थी क्योंकि डॉक्टर भी जहाँ थोड़े से नहीं समझ पा रहे थे कि 4th टाइम अगर कोरोना हो रहा है तो ये क्या है। मेरे ब्लड टेस्ट कराए जिसमें मेरा ईएसआर थोड़ा बढ़ा हुआ है, 22 है। एक डी डायमा करके होता है वो भी मेरा बढ़ा हुआ है। विटामिन डी भी मेरा कम है। तो मैंने 2 दिन पहले कराया बट इसके अलावा मैंने अपना कोई जो जब दूसरी बार मुझे हुआ था तो मैंने अपना एक्स-रे कराया था चेस्ट का, उसमें मेरा कुछ भी नहीं था। तो डॉक्टर ने सीटी स्कैन के लिए कहा बट मुझे लगा नहीं कि मुझे सीटी स्कैन कराना चाहिए क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं। तो मैंने सीटी स्कैन कराया नहीं और वो भी बस मेरा बड़े आराम से मैंने अपने घर में रहा, अपने फैमिली से दूर रहा और अपना योगा किया, अच्छा खाया, पॉज़िटिव चीज़ें देखी और हमेशा पॉज़िटिव और मीडिया से दूर रहा जैसा मैंने कहा। तो मेरा 4th जो है वो 20th को था और उसके बाद अभी मैं बिल्कुल फिट हूँ। हाँ, ओके थोड़ा बहुत कभी-कभी होता है तो पोस्ट कोविड सिम्पटम हो सकते हैं बट आई डोंट थिंक सो कि वो इतने ज़्यादा है कि मैं उनको सहन नहीं कर सकता या मुझे लग रहा है कि वो कोई पेन देंगे। थोड़ा है बट वही मैं अपना डेली हेल्दी फूड, विटामिन सी की गोली, जिंक कोविड जो चलने वाली है, विटामिन डी की गोली और ये सब चीज़ें करता हूँ एंड आई एम टोटली फिट नाउ। मतलब मुझे लगता है कि अभी मेरे को कोविड नहीं है। नहीं, आपको देखकर भी लग रहा है जिस जोश के साथ आप बात कर रहे हैं उससे लग रहा है कि आप उससे जो है रिकवर कर चुके हैं पूरी तरीके से और ऑलरेडी 15-16 दिन थैंक हो यू। गए हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो अब बेटर हैं। सर जैसा कि इन्होंने योगेंद्र जी ने बताया कि इनको जो है दूसरी बार में डॉक्टर ने फेविफ्लू के लिए मना कर दिया था। तो यहाँ मैं आपसे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पे जानना चाहूँगी कि इसकी कोई ख़ास वजह है, मतलब क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है इसलिए मना किया गया होगा या फिर आपकी इसमें ओपिनियन क्या है? देखिए कोई भी दवाई जब हम खाते हैं तो वो साइड इफ़ेक्ट कर सकती है, रिएक्शन कर सकती है। वायरल इन्फेक्शन कोरोना है और ये हमारी बॉडी रेजिस्टेंस, देखिए इसमें होता क्या है कि वायरल के अगेंस्ट कोई एंटीबायोटिक आज तक नहीं बनी। बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक है जिसको हम देते हैं, मरीज ठीक होता है। वायरल इन्फेक्शन जब बॉडी में जाते हैं तो हमारे बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं और उस प्रोसेस में 5 से 10 दिन लगते हैं। उस पीरियड को हमें निकालना होता है। उसके बाद हम ठीक होना शुरू होते हैं, हमारा ब्लड उस वायरस को मार देता है। टेमीफ्लू या एंटीवायरल जो दवाइयाँ हैं ये वायरस को मारती नहीं है। ये वायरस के जो कहा गया है रिसर्च में कि उसको स्लो कर देती हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसमें कि मरीजों को फायदा हो सकता है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ये अभी रिसर्च में चल रही है। तो अगर लें तो तभी लें जब इसकी बहुत ज़रूरत हो, आपको लगे कि कंडीशन सीरियस हो रही है। रूटीन में हर मरीज को नहीं देना चाहिए क्योंकि एंटीवायरल दवाइयाँ अगर किसी की किडनी खराब है, किसी के लीवर में खराबी है, जो आम लोग चेकिंग नहीं कराते तो उनको नुकसान भी कर सकती है बजाय फ़ायदा करने के। तो एंटीवायरल दवाइयाँ किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के सुपरविजन में करें जिससे कि उसका कोई खास ज़्यादा नुकसान आपको या ना हो सके। जी।
सर यहाँ पर चूँकि योगेंद्र जी जो है बार-बार बात कर रहे हैं हेल्दी फूड की, योगा की और हेल्दी लाइफ़स्टाइल की, जो कि सभी लोग जितने एक्सपर्ट हैं वो रिकमेंड करते ही हैं कि कोविड क्या कोई भी बीमारी से निपटने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ख़ास तौर पे जो चीज़ देख रही हूँ वो है पॉज़िटिव एटीट्यूड, जो कि आपने भी ज़िक्र किया है कि आप ये सारा हेल्दी लाइफ़स्टाइल के साथ अपना एटीट्यूड भी पॉज़िटिव रखें। तो मैं ऑफ कोर्स आप इस बात को एंडोर्स करेंगे ही, आपने कहा भी है कि आपको पॉज़िटिव रहना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। लेकिन चूँकि आपकी जो सिचुएशन है वो आपने जैसे बताया कि आप कोमॉर्बिड थे, आपको बीपी का एक प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, पार्किंसंस था या है, तो ऐसे में तो फिर ये जो सिचुएशन है आपके लिए काफ़ी मुश्किल रही होगी और बहुत सारे लोग हैं जो कि जानना चाहते हैं कि अगर किसी भी तरह का हेल्थ इश्यू पहले से है, तो उस तरह के पेशेंट को क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन या एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है कोविड के दौरान? नहीं, बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि जब पार्किंसन में मुझे डायग्नोज हुआ, ये पार्किंसन मुझे पहली बार जब जनवरी में हुआ था, उसके बाद 2 महीने के बाद मुझे लगा कोई सिम्पटम्स आ गए हैं, ट्रेमर्स होने लगे मेरी उंगली में। मैंने एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया तो उसने कहा पार्किंसन है, आप उसकी दवाइयाँ लीजिए। मैं उसकी रेगुलर दवाइयाँ ले रहा हूँ, रेगुलर व्यायाम मैं शुरू से कर रहा था, तो मैंने उस रेगुलर व्यायाम को मेंटेन किया। अगर कोमॉर्बिडिटीज़ हैं तो उसका ट्रीटमेंट लगातार लेते रहें, उसको छोड़े नहीं, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं उन कोमॉर्बिडिटी की वजह से होती हैं, जिसको कि हमें कंट्रोल करना है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए नेट की वजह से या इंटरनेट की वजह से बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, लोग काढ़ा पीते जा रहे हैं, गरम-गरम चीज़ें ले रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं। इवन रामदेव जी ने तो कोरोनिल दवाई निकाल दी, ये कह के कि शायद ये कोरोना खत्म कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ों पर ना जाके साइंटिफिक तरीका रखें। आपको अगर कोई बुखार या सिम्पटम्स हैं, तो सिम्प्टोमेटिक बुखार है तो बुखार की दवाई, खांसी जुकाम है तो उसकी दवाई। एंटीबायोटिक अब एक वो बन गया है फैशन कि जिसका कोरोना पॉजिटिव हुआ सबको एजिथ्रोमाइसिन दे दिया या डॉक्सीसाइक्लिन दे दिया, तो उससे कई बारी लूज मोशन हो जाते हैं। जो एंटीबायोटिक हम खाते हैं उससे हमारे अंदर पेट के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर हमें प्रोबायोटिक लेने पड़ते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जितनी ज़रूरत हो उतनी ही दवाई खानी चाहिए। अभी जी। योगेंद्र जी ने कहा इन्होंने इनका विटामिन डी कम था। विटामिन डी कम कोरोना की वजह से नहीं था। आजकल लोगों के अंदर घर के अंदर बैठते हैं, धूप में बैठते नहीं, विटामिन डी धूप से मिलता है और विटामिन डी आपकी बॉडी के रेजिस्टेंस को बनाता है। तो अगर आप विटामिन डी वैसे भी लेते रहेंगे तो कोरोना ना हो, बाकी बीमारियां पार्किंसन, डायबिटीज, इन सब के अंदर भी काम करेगा और आपको हेल्प करेगी। खाना आपको हमारे को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। कोरोना ने लोगों को जीना सिखा दिया है। हम पहले हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे, उनसे हमें दूर रहना होगा, क्योंकि आज कोरोना है, कल को कोई दूसरा इन्फेक्शन होगा। अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो वो दूसरा इन्फेक्शन हो सकता है इससे भी ज़्यादा सीरियस हो। भीड़ के अंदर हमें बचना चाहिए। बड़ी-बड़ी रैलीज़ में, बड़े-बड़े शादियाँ जैसे हैं, हज़ार-हज़ार आदमियों की एक गैदरिंग होती है शादी में, इसको ख़त्म करना चाहिए। इससे नुकसान बहुत होता है। सब लोगों के साथ जब मिलते हैं तो इन्फेक्शन मिलता है, खाना वेस्ट जाता है। हमारे जैसे कंट्री के अंदर जहाँ की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर हम इतना खाना वेस्ट करेंगे तो हम देश के साथ एक बहुत बड़ी गलत काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर हम हेल्दी लिविंग स्टाइल रखेंगे तो हम कोई भी बीमारी, चाहे कोरोना या कोई भी हो, उसका मुकाबला करेंगे। इवन जो कोमॉर्बिडिटीज़ है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है या पार्किंसन है, हम पार्टी में जाके बाहर का गंदा खाना खाते हैं, उससे टाइफाइड हो सकता है, पेट के अंदर गैस्ट्रोएंटेरिटिस हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं। तो अगर हम ये चीज़ें मेंटेन करेंगे हेल्दी लाइफ, तो इन सब चीज़ों से बचेंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से आगे बिताएंगे। जी सर, सर ये आप हेल्थ के साथ-साथ एक सोशल मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं इस प्लेटफ़ॉर्म से। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे समझें और जानें और फ़ॉलो करने की कोशिश करें। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि कोमॉर्बिडिटी की बात हो रही है, तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे खास तौर पे आपने स्टेरॉइड का भी ज़िक्र किया है। तो कुछ ऐसे मेडिसिन्स होती हैं क्या जो कि आप जो है स्टेरॉइड भी देना पड़ जाता है? पर्टिकुलरली जैसे आप बीपी के सॉरी इसके डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो उनका शुगर लेवल अचानक से बढ़ जाता है अगर उनको स्टेरॉइड दिया जाए। लेकिन कुछ कंडीशन में देना भी पड़ता है अगर कोविड आपका जो है गड़बड़ा जाए या उसका इन्फेक्शन बढ़ जाए। तो इसीलिए मैं बार-बार आपसे वही पूछ रही हूँ कि जिन लोगों को ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए किस तरह की चीज़ें जो है रिकमेंड की जाती हैं? हालाँकि डॉक्टर की निगरानी में ही होगा सब कुछ, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से एडवाइस क्या होगा? देखिए स्टेरॉयड जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, बहुत सस्ती हैं और ये आर्टिफिशियल सेंस ऑफ वेलनेस देती हैं। आप देखेंगे खिलाड़ी जो हैं उनका जो वो टेस्ट करते हैं नार्को टेस्ट, उसमें भी स्टेरॉयड देखते हैं कि स्टेरॉयड तो नहीं खा रखा। तो स्टेरॉयड लाइफ सेविंग मेडिसिन है, मेडिकल सुपरविजन में इसको लेना चाहिए। इसको लेने के बाद कई बीमारियां बढ़ सकती हैं,
फंगल इन्फेक्शन बॉडी में बढ़ सकते हैं। और इसको जब छोड़ते हैं तो टेपरिंग डोज करके छोड़ना होता है, सडनली नहीं छोड़ना होता, अदरवाइज विड्रॉल सिम्टम से बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो जब भी कभी जरूरत पड़ेगी स्टेरॉयड की, जैसे कि कोविड में देखा गया कि अगर स्टेरॉयड दिए जाए उन लोगों को जिनको कोमॉर्बिडिटीज है या जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई है, ऑक्सीजन बहुत कम हो गई है, तो वहाँ ये काम भी करती है। लेकिन इसका तरीका यही है कि इसको टेपरिंग भी फिर मेडिकल सुपरविजन में करनी होगी। आज हो गया है व्हाट्सएप पे सबने कहा कि ये ट्रीटमेंट है, हर आदमी अपना वो स्टेरॉयड ले रहा है, और स्टेरॉयड का उसका नुकसान उसको पता नहीं हो रहा कि कहाँ होगा। डायबिटीज अनकंट्रोल हो गई और कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए स्टेरॉयड का मैं ये कहूँगा कि बिना उसके अपने आप सोचे समझे लें। हमारे देश में करीब करीब 50% प्रैक्टिशनर झोला छाप है, और उनका काम क्या है, वो सबको स्टेरॉयड देते हैं। स्टेरॉयड इसलिए देते हैं कि मरीज को अच्छा लगता है कि दवाई खाई मैं एक डोज में ठीक हो गया, जबकि वो बीमारी और नुकसान करता है। तो अगर आप अपने आप भी दवाई लेंगे, स्टेरॉयड लेंगे, तो आप भी झोला छाप डॉक्टर कितने होंगे, अपने को और अपनी फैमिली के लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे। तो मेरी आपसे माध्यम से ये एडवाइस है कि जो भी दवाई लें किसी मेडिकल प्रैक्टिस क्वालिफाइड से कंसल्ट जरूर कर लें। एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है कि 4 से चौथे दिन ये होगा, 7वें दिन ये होगा, 10वें दिन ये होगा। हर मरीज का शरीर अलग है, बॉडी रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो सबको कोई दवाई सूट करती है, कोई नहीं करती। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। नहीं तो जो डेथ हो रही है, अब वो डेथ इसीलिए हो रही है कि लोग टाइम पर प्रॉपर इलाज नहीं कर रहे, सही गाइडेंस नहीं ले रहे, अपने आप दवाइयाँ लेते हैं और सडनली कोलैप्स करके उनकी डेथ हो रही है। अस्पताल भरे हुए हैं, उनको मैनेज नहीं कर पा रहे, तो इससे लोगों को और देश को नुकसान हो रहा है। जी। तो मैं वापस आती हूँ योगेंद्र जी की तरफ, और मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि चूंकि ये तो अपने आप में एक बहुत ही अलग तरह का उदाहरण है जो आपका केस है, आप जिस तरीके से 4 बार कोरोना हुआ, लेकिन मैं इसमें एक पॉजिटिव चीज भी देख रही हूँ, और शायद जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर साहब हैं, वो भी देख रहे होंगे कि 4 बार होने के बाद भी जिस तरीके से आप इससे इजिली फाइट करके बाहर निकल आए, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये पॉजिटिव मैसेज भी है कि कहीं हम लोग को डरना नहीं है। जो सिचुएशन है, इवन आज की तारीख में बहुत सारी चीजें हैं जो कि अवेलेबल नहीं है, मेडिकल केयर की बात करें तो नहीं है, बेड ऑक्सीजन नहीं है, तो हमें कोशिश करनी है कि उस वो वाली नौबत ही ना आए। सही ट्रीटमेंट करें, शुरू से अपने आप को फिट रखें, हेल्दी रखें, और ताकि आपका जो हालत है, आपकी जो बीमारी है, वो उस गंभीर लेवल तक ना पहुंचे। योगेंद्र, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, या फिर आपका अगर डॉक्टर साहब से कोई सवाल है, जैसे कि आपने अभी बताया कि आपको थोड़ी थकान अभी भी लग रही है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप यू आर मोस्ट वेलकम, आप सर से पूछ सकते हैं। सर काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, और उन्होंने बहुत टाइम तक जो झोला छाप डॉक्टर है उनके खिलाफ जो है इन्होंने काफी लंबा काम किया है। जी, थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, हाँ मुझे सर से क्योंकि मेरे सामने इतने सीनियर डॉक्टर बैठे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो मुझे बताए ताकि मैं आगे अपने, क्योंकि पोस्ट कोविड सिम्टम भी मैंने सुना है कि कुछ कुछ होते हैं, तो वो मैं चाहूँगा कि सर मुझे प्रिस्क्राइब करें, ये थोड़ा बताएं कि आगे मुझे क्या करना है, ताकि मैं जो भी मुझे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो कोविड है उसमें सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसा कि बोला जा रहा है कि अगर आपको हल्की सी भी खांसी है तो आप कोविड ही उसे समझें, ताकि ज़्यादा लंबा ना जाए। तो मैं यही कहूँगा आपके थ्रू, इस चैनल के थ्रू यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अवेयर रहें, आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए सोचें, क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। और जैसे हमारे यूथ को हो रहा है, तो वो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा इस पर अवेयर रहे, अदरवाइज, और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे, और स्मोकिंग प्लीज ना करें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आज के टाइम में जैसे ये हुक्का पार्लर चल रहे हैं, और ये हुक्कों का बहुत ज़्यादा सीन चल रहा है कि छोटी छोटी उम्र में हुक्का पीने लगते हैं, कहीं ना कहीं उसमें निकोटिन होता है, और वो निकोटिन जो है हमारे लंग्स को खराब करता है। तो और कोरोना जैसी महामारी में हमें पता चलता है, क्योंकि और इससे पहले कोई ऐसी बीमारी थी नहीं, तो सिम्टम्स इतनी जल्दी आते नहीं थे, बट यस, बिकॉज ऑफ हुक्का और ये जो हुक्का पार्लर्स जो चल रहे हैं, इनसे हमारे जो लंग्स वीक हो जाते हैं, और फिर हमारी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं स्ट्रांग नहीं होती, और हमारे लंग्स से इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये गंदी हरकतें हम ना करें, गंदी आदतें ना करें, तो हम बचे रहेंगे। बाकी यही है कि खुश रहो, अच्छे से रहो, और अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा खाओ, एंड आई होप सो, कहते हैं ना कि हर एक बुरे दिन के बाद अच्छा दिन भी आता है, तो होप सो अच्छा दिन आएगा, फिर हम पहले जैसी लाइफ होगी। डॉक्टरों से बहुत उम्मीद है, थैंक्स कहना चाहूँगा अपने डॉक्टर्स का, जिन्होंने, और अपने फ्रंट लाइन वॉरियर्स का, हमारी पुलिस का, हमारे डॉक्टर्स का, सभी का, जिन्होंने हमें बचा के रखा हुआ है। इन्हीं की वजह से आज इतनी बड़ा देश है, फिर भी हम इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं, और बिकॉज ऑफ
अपने डॉक्टर्स और अपनी पुलिस की वजह से हम अब इतने स्ट्रांग हैं और हम आगे भी रहेंगे। और जैसा मैं चाहूँगा कि मुझे रोल मॉडल ना समझे, बट मैं चाहूँगा कि सिर्फ इतना मेरे से अडेप्ट अपने को एक्सेप्ट करे कि हमें खुश रहना है। कोरोना हो जाता है, वो चला जाएगा, 15 दिन है, 15 दिन में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, परिवार के साथ टाइम मिला है बिताने को भी मिलेगा। उसके बाद लॉकडाउन में रहिए, घर में रहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए। अब मैं डॉक्टर साहब से सिर्फ एक ही पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब मेरा ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक है, वही 98 99। मैं योगा भी करता हूँ, मैं वॉक भी करता हूँ, मैं पार्क में नहीं जाता। इस वक्त मैं दिल्ली से दूर आ चुका हूँ, मैं गाँव में रह रहा हूँ एक में, तो खेतों में चला जाता हूँ, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करता हूँ, टाइम से खाना खाता हूँ, एम्प्टी स्टमक नहीं रखता, क्योंकि वो मेरे को डॉक्टर्स ने बताया था कि अगर आप एम्प्टी स्टमक है या वाटर का आप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो भी आपको कोरोना अटैक कर सकता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती अगर आप एम्प्टी स्टमक है। तो थोड़ा थोड़ा खाइए, ज़्यादा मत खाइए, और ऐसा खाना खाइए जिसको आप आसानी से डाइजेस्ट कर सकें। तो सर जो ये मेरे को थोड़ा सा चेस्ट में कभी कभी लगता है कि हल्का सा भारीपन है, तो ये क्या है और इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कि मैं जल्दी से इससे भी ठीक हो जाऊं? मैं कोरोना से तो ठीक हो चुका हूँ, एंड आई नो वेरी वेल कि अब मेरे को कोई भी खतरा नहीं है, बट ये जो थोड़ा बहुत लगता है मुझे, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई लेनी चाहिए, क्या करना देखिए, मैं चाहिए आपका सर? बताना प्लीज चाहता आप हूँ कि मुझे हमारे बताइए। देश में लोग बहुत कंफ्यूजन है कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया तो नहीं होगा। जो कोविड के बिहेवियर को है, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग एंड प्रॉपर मास्क को लगा के पहनना, ये जरूर करना है। आप ये ना सोचिए कि मुझे इंजेक्शन लग गए, वैक्सीनेशन लग गए तो मैं इम्यून हो गया। कोरोना वायरस बहुत तेजी से म्यूटेट कर रहा है और उस जगह इसकी कोई नई वेरिएंट अटैक कर दे। जैसे अभी पता लगा है कि एक नया वेरिएंट इंडिया में बन गया है जो कि बहुत तेजी से फैल रहा है। तो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो हमें अब बना के रखना ही पड़ेगा हमेशा के लिए। 1-2 साल कम से कम हम लोगों को इस चीज़ को अवॉइड करना होगा, सोशल गैदरिंग को, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा। जैसे आप बता रहे हैं कि पार्टियों में लोग अननेसेसरी भीड़ इकट्ठी करते हैं। आपको जो कोरोना हुआ चौथी बार, क्योंकि आप पार्टी में चले गए, आपने जो प्रिकॉशन रखनी थी वो नहीं रखी। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, रेगुलर व्यायाम करेंगे, हेल्दी डाइट खाएंगे, तो आप इससे बचे रहेंगे। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी तो पीक सेकेंड वाले का भी तेजी से आने वाला है और एक थर्ड वेव भी आ सकती है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान लाइटली ना लेके रखें। आपने जो प्रॉब्लम बताई है उसमें अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अपना एक ईसीजी करवा सकते हैं, क्योंकि कई बार हार्ट प्रॉब्लम भी, अगर चेस्ट में पेन हो रहा है, लेफ्ट साइड में, ये हैवीनेस है, हम उसको लाइटली ना लें। अगर कहीं पॉसिबल है, एक्सरे भी आपने सर करवाया नहीं सॉरी है? सर, नहीं सर, मैंने एक्सरे सेकंड पे एक्सरे कराया था करवाया सर। आपने? मेरे को जो पेन, नहीं सर मैंने एक्सरे नहीं कराया, वो बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि मैं ना जाऊँ, ऐसा ना हो कि वायरस लोग नहीं, दोबारा मेरे को एक्सरे अटैक करवा करे। के देखो। अभी आपको सिर्फ 19 अप्रैल को कोरोना हुआ था, 15 दिन ही मुश्किल से हुए हैं। तो ये मत सोचिए कि भाई आप बच गए हैं या आपको कुछ नहीं हुआ। अगर कोई ठीक है सर, कॉम्प्लिकेशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी जांच जरूर कराएं। और अगर कोई ठीक है बीमारी सर, के साथ साइड इफेक्ट हो गया है तो उसका इलाज करें। उसको आपने गलती से छोड़ दिया और वो प्रॉब्लम हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। अभी 15 दिन ठीक है हुए सर, आपको, और कई कई बार ये कॉम्प्लिकेशन जो बॉडी में होती है बाद में पता लगती है। जी। ठीक है सर, जैसा कि सर ने सजेस्ट किया है कि अगर थैंक यू। आपकी प्रॉब्लम आपको बढ़ती हुई लगती है तो आप ज़रूर टेस्ट कराएँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम उतनी नहीं है, तो ये माइल्ड सिम्पटम, क्योंकि मुझे भी हो चुका है ऑलरेडी कोविड, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस ये कहता है कि नॉर्मली जो है ये थोड़ा लंबे टाइम तक भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स कह लीजिए या सिम्पटम्स आपकी बॉडी में रहते हैं। लेकिन अगर सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा हैं तब आपको ज़रूर इस पे मतलब सोचने की ज़रूरत है और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम लोग ये बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आज की अपनी इस चर्चा को यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये मालूम है कि आज का टाइम जो है वो बहुत सारी नेगेटिव खबरें आ रही हैं, बहुत सारे लोगों को तकलीफें हैं, प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी जिस तरीके की सर ने बताया कि वो 2 बार और शायद तीसरी बार भी उन्होंने टेस्ट नहीं कराया, उससे वो निकल कर आए और बिल्कुल इतनी सारी उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, फिर भी उन्होंने फाइट किया और आज एक फाइटर के तौर पे सामने खड़े हैं। योगेंद्र जी ने भी बताया कि वो 3-4 बार लड़ चुके हैं कोरोना से और उसके बावजूद यहाँ है। मुझे खुद कोविड हो चुका है और बिल्कुल फिट और फाइन हूँ। तो मैं ये मैसेज इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ कि पहले तो आप कोशिश करें कि आप जो आपका एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो फ़ॉलो करें, ताकि आपको ये हो ना ये बीमारी। लेकिन अगर हो जाती है तो आपको इससे डरना नहीं है, अपना जो पॉज़िटिविटी बनाए रखनी है और अगर पॉज़िटिव आप रहते हैं तो आप इससे आसानी से लड़कर निपट सकते हैं।
इस बीमारी से मतलब छुटकारा पा सकते हैं। जी, मैं आप दोनों का बहुत-बहुत थैंक यू बोलूँगी आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक़्त हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू योगेंद्र जी मैम। थैंक यू। धन्यवाद प्रियंका जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।